नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ग्राम विकास एवं समाज का पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत में आधिकारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? सड़कों का निर्माण, अपनी सेना एवं कच्चे माल ढुलाई के लिए करना, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी, डाक तार तथा संचार के साधनों का विकास कुशल प्रशासन के लिए किया गया। ऑप्शन सी, अंग्रेजी धन का भारत में लाभ अर्जित करने के लिए निवेश किया जाए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। अंग्रेजों ने अपने पर्सनल फायदे के लिए ही भारत में विकास किया था। तो औपनिवेशिक शासन काल में भारत में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ, परंतु इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, अपितु इसका पीछे औपनिवेशिक हित साधने का ध्येय था। उपरोक्त सभी उद्देश्य प्राप्ति हेतु अंग्रेजों ने आधिकारिक संरचना विकसित की थी। तो आपने पहले प्रश्न को समझा। ये ग्राम विकास विभाग, जो ग्राम विकास परिवेश है, उसका ये पहला अध्याय है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रामीण विकास के अंतर्गत आधिकारिक संरचना विकास में निम्न में से क्या क्या शामिल है? तो इसका ऑप्शन भी डी सही होगा। साख सुविधाओं की व्यवस्था, उत्पादन एवं घरेलू इकाइयों के लिए बिजली की उपलब्धता, कृषि अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाएं, उपरोक्त सभी सही हैं। तो ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है जो एक ग्राम के चहुमुखी विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी क्षेत्रों पर केंद्रित है। आधारिक संरचना विकास में साख सुविधा, बिजली उपलब्धता, कृषि अनुसंधान आदि क्षेत्र आते हैं। तो ग्रामीण विकास के लिए अंतर्गत आधारिक संरचना विकास में निम्न में से क्या क्या शामिल है? साख सुविधाओं की व्यवस्था, उत्पादन एवं घरेलू इकाइयों के लिए बिजली की उपलब्धता, ये सभी शामिल हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है आधिकारिक संरचना का विकास, मानव पूंजी का निर्माण, निर्धनता उन्मूलन और भू सुधार। तो ऑप्शन ए सही है। आधारिक संरचना का विकास मतलब आधार पे जो संरचना होती है उसका विकास ग्रामीण विकास के लिए सबसे प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी रोजगार, डी हथकरघा। तो ऑप्शन ए कृषि सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। आज भी भारत का 68% जनसंख्या गांव में निवास करती है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। लेकिन ये 68% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। अभी आंकड़े ये बदल चुके होंगे, लेकिन अभी आधिकारिक डाटा मौजूद नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत में सामाजिक बैंकिंग कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1948, बी 1952, सी 1969, डी 1984। तो ऑप्शन सी सही है, 1969। भारत में सामाजिक बैंकिंग का आरंभ 1969 में किया गया। इसके उद्देश्य कृषि साख की स्थापना करना था, जिससे सीमांत किसान एवं भूमिहीन किसान और मजदूरों का ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को ऋण उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण साख व्यवस्था के समन्वय हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको नाबार्ड भी शार्ट में कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। ग्रामीण साख व्यवस्था के समन्वय हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। परीक्षा प्लस पॉइंट्स देख लीजिए। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। इसकी आरंभिक पैड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50% थी। तो कृषि कल्याण के लिए ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने नाबार्ड की स्थापना की। उसमें 50% की हिस्सेदारी थी। 1982 में इसकी स्थापना की गई। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। नाबार्ड की स्थापना से पूर्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण उपलब्ध कौन कराता था? ए साहूकार, बी जमींदार, सी आरबीआई, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आरबीआई। नाबार्ड की स्थापना से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आरबीआई ऋण उपलब्ध कराता था। नाबार्ड की स्थापना से पहले आरबीआई भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु शीर्ष निकाय है। 1949 के तहत परिभाषित विभिन्न संस्थाओं बैंकों का पर्यवेक्षक भी है। नाबार्ड के अंतर्गत शामिल है
तो अगला प्रश्न है, अति लघु साख कार्यक्रम की संज्ञा किन्हें दी जाती है? ए नाबार्ड को, बी आरबीआई को, सी महाजन एवं साहूकारों को, डी स्वयं सहायता समूह को। तो इसका उत्तर डी सही है, स्वयं सहायता समूह को अति लघु साख कार्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। स्वयं सहायता समूह SHG, जिन्हें अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है, ग्रामीण ऋण के संदर्भ में एक उभरती हुई घटना है। तो स्वयं सहायता समूह ये करंट का टॉपिक भी है, मोदी जी ने इसको काफ़ी प्रमोट किया है वर्तमान सरकार ने, तो ये पेपर में आ सकता है। स्वर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1982, 1991, 2004, 2008। ऑप्शन बी सही है, 1991। तो 1991 से 2003 की अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बागवानी में नियोजित निवेश अत्यधिक उत्पादक बन गया और यह क्षेत्र एक स्थायी आजीविका के विकल्प के रूप में उभरा। तो 1991 से 2003 की अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस योजना को सामुदायिक विकास की अग्रगामी योजना कहा जाता है? बड़ौदा परियोजना, सेवाग्राम परियोजना, नीलोखेड़ी परियोजना, इटावा परियोजना। तो इसका सही उत्तर इटावा परियोजना को सामुदायिक विकास की अग्रगामी योजना कहा जाता है। इटावा परियोजना को सामुदायिक विकास की अग्रगामी योजना कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। इटावा परियोजना एल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई थी। एल्बर्ट मेयर द्वारा इटावा परियोजना शुरू की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इटावा परियोजना पर आधारित था। जो उस समय का सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो इटावा परियोजना की आधारित पर था और इसको एल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था। तो आज थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू वेरी मच।